नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो इसका मैं ये आखिरी पार्ट ही अपलोड कर पाऊँगी। इसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी यार, ये अधूरी ही रहेगी, ठीक है? वो आपको आगे पता चलेगा। ओके, शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन ने वुशियान को शादी के लिए मना कर दिया था लान वांगजी से। वुशियान वहाँ से जाने लगा था। वो गेट तक ही पहुँचा था, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है, रुक जाइए। वुशियान के कदम वहीं थम जाते हैं। वो लान वांगजी की आवाज़ थी। लान वांगजी आकर अपने अंकल के सामने खड़ा हो जाता है। विभूषण जब पीछे पलटता है तो उसे उस इंसान की बैक ही नज़र आ रही थी। उसका फेस लान कुरैन की तरफ था। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लान वांगजी अपनी नज़रों को नीचे रखे हुए ही कहता है, अंकल मैं माँ के द्वारा दिया वादा पूरा करना चाहता हूँ। मैं इनसे ही शादी करूँगा। ये सुनकर लान कुरैन को झटका लगता है और शेम वुशियान और लान शिचन को भी। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी ये क्या कह रहे हो तुम? लान वांगजी कहता है, माफ़ कीजिएगा अंकल, लेकिन मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी और आप गलत कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो हमारे क्लान रूल के ख़िलाफ़ है। आप एल्डर की कही बातों को झुठला रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर माँ ने मेरी शादी इनके साथ करने का वचन दिया है तो मैं इस वचन का मान रखूँगा और मैं सिर्फ इनसे ही शादी करूँगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि यही मेरे अल्फ़ा होंगे। वियुशान इस ओमेगा की बातों को सुनकर हैरान भी था और सोचने पर भी मजबूर था कि ये ओमेगा उसके बारे में सब कुछ जानता है, कि वो एक रॉक कल्टीवेटर है। उसके बाद भी उससे शादी करने में क्या इसे कोई परेशानी नहीं है? और लान कुरैन डिसबिलीव में लान वांगजी को देख रहे थे। वो इसी चीज़ से तो डर रहे थे कि वांगजी को इस बात की खबर ना हो, लेकिन लान वांगजी को सब पता चल ही गया। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी वो पुरानी बात थी, उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी अपने अंकल को देखता है और कहता है, अंकल क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है? क्या हमारे क्लैन में ये सही माना जाएगा? लान कुरैन इस पर कुछ नहीं कहते। लान वांगजी कहता है, अंकल मैं इन्हें अपना अल्फ़ा मान चुका हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे इनका इनका ओमेगा बहुत पहले ही बना दिया है और मैं माँ का अनादर नहीं करना चाहता। लान कुरैन अपना सर शेक करते हैं और कहते हैं, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? लान वांगजी नोट कर देता है। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है विवशान, तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। तुम्हारी और वांगजी की शादी के बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर विवशान कुछ कहता उससे पहले ही लान वांगजी कहता है, अंकल उन्होंने कहा कि आज ही उन्हें जाना है, तो शादी भी आज ही होगी। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? लान वांगजी अब पीछे पलटकर वुशियान को देखता है और वुशियान जो इतनी देर से इस ओमेगा की बातें सुन रहा था, अब उसे मौका मिलता है इस ओमेगा को देखने का। और जो सोचा वही है। यह ओमेगा, इसकी आवाज़ की तरह ये ओमेगा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल गॉड की तरह। वुशियान की आंख उस ओमेगा के चेहरे पर अटक चुकी थी। ये छोटा सा ओमेगा बहुत ही सुंदर है और मासूम भी। लान वांगजी ने भी अब विभूषण को देखा और वो विभूषण को देखकर 1 मिनट के लिए कुछ नहीं सोच पाता। ये इंसान बेहद खूबसूरत है और उसकी पर्सनालिटी, उसकी मस्कुलर बॉडी, उसको देखकर ही लग रहा है कि वो एक स्ट्रांग वॉरियर है। लान वांगजी अपने कदमों को वुशियान की ओर बढ़ाने लगता है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें नीची है। वुशियान लान वांगजी को देख रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। लान वांगजी अपने फॉरहेड से रिबन को निकालकर अपने हाथ में ले लेता है। वो अपनी नज़रें ऊपर कर वुशियान की आंखों में देखता है और धीमी आवाज़ में कहता है, अपना हाथ आगे कीजिए। वुशियान अपने हाथ को आगे कर देता है। लान वांगजी वुशियान के हाथ में अपने फॉरहेड रिबन को बांध देता है। लान कुरैन बस एक शाय करते हैं और कहते हैं, वी वुशियान, लान क्लॉन के रिचुअल के हिसाब से लान वांगजी ने तुम्हारे हाथ में अपना फॉरहेड रिबन बांध दिया है। अब तुम उसके अल्फ़ा हो। तुम दोनों अब मैरिड हो। वांगजी तुम जाकर अपनी तैयारी कर लो। शाम को तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो अपने घर। लान वांगजी नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। विभूषण को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी ये हुआ क्या? क्या उसकी शादी हो चुकी है लान वांगजी से? शाम को लान कुरैन, लान शिचन, वुशियान और लान वांगजी क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर खड़े हुए थे। लान कुरैन कहते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना
और संदेश भेजते रहना। वांग जी, तुम सुन रहे हो? लान वांग जी कहता है, जी अंकल। विभूषण लान कुरैन और लान शिचन को ग्रीट करता है और कहता है, मैं राजकुमार लान का ध्यान रखूंगा। लान कुरैन नोट करते हैं। विभूषण ने जिस पेड़ से उस घोड़े को बांधा था, जिसे वो अपने साथ लाया था, उसे खोल देता है और उसे लेकर लान वांग जी के पास आ जाता है। लान वांग जी और विभूषण एक बार पलटकर लान शिचन और लान कुरैन को देखते हैं। लान कुरैन नोट कर देते हैं और लान शिचन एक स्वीट स्माइल के साथ दोनों को देख रहे थे। लान वांग जी और विभूषण अब सामने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। विभूषण घोड़े की लगाम को थामे हुए लान वांग जी के साइड में चल रहा था। वो दोनों ही शांत हैं। विभूषण की नज़र लान वांग जी पर जा रही है, जो बस सामने की ओर देखकर स्ट्रेट चल रहा है। वो लोग ऐसे ही गुस्सू को पार कर जाते हैं। गुस्सू से आगे जाने पर विभूषण थोड़ी हिम्मत करके लान वांग जी से वो कह ही देता है जो उसे कहना है, क्योंकि वो लान वांग जी को इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। विभूषण कहता है, राजकुमार आप घोड़े पर बैठ जाइए, हमें दूर जाना है। आप पैदल चलकर परेशान मत होइए। लान वांग जी विभूषण को देखता है और कहता है, और आप क्या आप पैदल चलेंगे? विभूषण नोट कर देता है। लान वांग जी कहता है, हमें कितना वक्त लगेगा घर पहुंचने में? विभूषण कहता है, हमें रात हो सकती है। लान वांग जी कहता है, तो फिर हमें घोड़े पर सवारी करके ही वहां जाना चाहिए। विभूषण इस पर लान वांग जी को देखता है। क्या उसे उसके साथ एक ही घोड़े पर बैठने में कोई परेशानी नहीं है? विभूषण कहता है, राजकुमार, क्या आप हम दोनों को एक ही घोड़े पर चलने की बात कर रहे हैं? लान वांग जी नोट कर देता है। विभूषण को इससे अपने अंदर एक अलग और पहला ऐसा एहसास होता है जो उसने कभी भी फील नहीं किया। विभूषण घोड़े को रोकता है और लान वांग जी की ओर देखकर कहता है, राजकुमार आइए। लान वांग जी विभूषण को देखता है और घोड़े पर अपने दोनों पैरों को एक तरफ करके बैठ जाता है। विभूषण भी घोड़े पर लान वांग जी के पीछे आकर बैठ जाता है। लान वांग जी की हाइट विभूषण से बहुत ही ज़्यादा कम थी। लान वांग जी का सर विभूषण के चेस्ट तक ही आता है। विभूषण अपने हाथों को आगे कर घोड़े की लगाम को पकड़ लेता है। ऐसा करने से वो थोड़ा सा लान वांग जी की ओर झुक गया था, जिससे लान वांग जी की बैक विभूषण के चेस्ट से हिट हो रही थी। विभूषण कहता है, राजकुमार, क्या आप ठीक से बैठ गए? क्या हम चलें? लान वांग जी बस कह देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हिलिंग के पास पहुंचते हुए थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। वो लोग हिलिंग के पास बढ़ रहे थे। अचानक घोड़े के पैर के नीचे एक पत्थर आया था, जिससे वो थोड़ा अनबैलेंस हो गया, जिससे लान वांग जी घोड़े से फिसलने लगा था। लेकिन विभूषण उसे उसके वेस्ट से पकड़कर वापस से घोड़े पर अच्छे से बैठा देता है। विभूषण और लान वांग जी दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। लान वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर विभूषण के हाथ को देखता है जो उसके वेस्ट पर है। विभूषण कहता है, राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? लान वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ। विभूषण अपने हाथ को नहीं हटाता। दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ी देर में उन्हें इलिंग गांव नज़र आ जाता है। विभूषण इलिंग पहुंचकर घोड़े को एक इन के पास रोकता है, जहां वो खाना खाने वाले हैं। विभूषण घोड़े से उतरकर अपने हाथ का सहारा देकर लान वांग जी को भी घोड़े से नीचे उतारता है। विभूषण कहता है, राजकुमार चलिए। लान वांग जी नोट करके विभूषण के साथ इनकी ओर चलने लगता है। विभूषण लान वांग जी को लेकर एक आखिरी कोने की टेबल के पास आ जाता है और कुछ फूड ऑर्डर कर देता है। वो जानता है कि लान वांग जी प्लेन फूड खाएगा, इसलिए उसने प्लेन फूड और अपने लिए कुछ स्पाइसी फूड ऑर्डर किया था। इन पर मौजूद सभी लोगों की नज़र रह रहकर लान वांग जी पर जा रही थी, क्योंकि लान वांग जी था ही इतना खूबसूरत कि कोई उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं सकता। लेकिन लान वांग जी का ध्यान अपने और विभूषण के खाने पर था। उसे पता चला कि विभूषण स्पाइसी फूड खाता है, उसकी तरह प्लेन फूड नहीं खाता। लेकिन विभूषण, उसकी नज़र सब पर थी कि कैसे सभी लान वांग जी को देख रहे हैं। ये सब उसके अंदर एक जलन भावना पैदा कर रहे थे। वो लोग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करने के बाद वापस से अपने घोड़े के पास आ जाते हैं। विभूषण कहता है, बस हमें थोड़ी दूर और चलना है। लान वांग जी कहता है। दोनों ही इलिंग को पार कर आगे की ओर निकल जाते हैं। अंधेरा हो चुका था। वो लोग जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जंगल के किनारे पर एक घर नज़र आ रहा था। वो लोग उसी ओर बढ़ रहे थे। लान वांग जी सोचता है, क्या यही घर उसके अल्फा का है? वो लोग उसी घर के सामने रुकते हैं। विभूषण कहता है, राजकुमार, हम आ गए। विभूषण लान वांग जी को घोड़े से नीचे उतारता है और घोड़े को अपनी जगह पर बांध देता है।
वो अब लानवांग जी के पास आकर कहता है, राजकुमार चलिए। दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। घर के अंदर आकर लानवांग जी देखता है, ये घर जंगल के पास गांव से बाहर ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और दो लोगों के लिए ये तो बहुत ही बड़ा घर है। इस घर में एक ही कमरा है जहाँ शायद वो दोनों ही रहने वाले हैं। ऊशान लानवांग जी को उस रूम की ओर ले जाता है और कहता है, राजकुमार ये कमरा आप यहाँ पर ही रहेंगे। लानवांग जी ऊशान को देखता है और कहता है, और आप? ऊशान ऊशान नहीं जानता कि लानवांग जी उसके साथ एक ही कमरे में रहना पसंद करेगा या नहीं, इसीलिए वो कहता है कि राजकुमार आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बाहर हॉल में सो जाऊँगा। थोड़ी देर लानवांग जी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, हम अब अल्फ़ा ओमेगा है, हम एक ही कमरे में रह सकते हैं, आप यहाँ पर ही सो जाइएगा। ऊशान को ये सुनकर उसकी धड़कनें तेज होती महसूस होती है। ऊशान कहता है, ठीक है राजकुमार। लानवांग जी कहता है, आप मुझे लांसन कह सकते हैं, राजकुमार नहीं। ऊशान कहता है, लांसान? क्या ये लानवांग जी का बर्थ नेम है? बर्थ नेम याद आते ही वुशियान को वो लांजान याद आता है जो जो कुछ ही वक्त पहले इस दुनिया में आया था और वुशियान ने उसे देखा था, उसके गालों को टच किया था। वही लांजान आज इतना बड़ा होकर उसके सामने है। वुशियान इस पर अपना सर शेक करता है और कहता है, लांजान वो उधर पर वॉशरूम है, तुम जाकर बात ले सकते हो। वैसे भी लानक्लान में 9 बजे सो जाया करते हैं, तुम्हें तुम्हें भी नींद आती होगी। लानवांग जी नोट करता है और बात लेने चला जाता है। ऊशान भी अपने कुछ कपड़ों को लेकर घर के पास ही जो नदी है वहाँ चला जाता है बात लेने। लानवांग जी कमरे में आकर अपने क्लॉथ चेंज करने के बाद ऊशान के आने का इंतज़ार करने लगता है। ऊशान थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है। लानवांग जी ऊशान को देखता है। ऊशान के बाल गीले हैं, मतलब वो बाहर से बात लेकर आया है। ऊशान कहता है, लांजान तुम सोई नहीं? लानवांग जी कहता है, मैं बस सोने ही जा रहा था। ऊशान कहता है, अच्छा। लानवांग जी अपने रूम के बेड पर एक और आकर लेट जाता है। लानवांग जी दीवार की और खिड़की के पास वाली साइड पर लेटा हुआ है। उसने वुशान के लिए जगह छोड़ दी है उसके सोने के लिए। अपने बालों को सुखा लेने के बाद वुशान भी बेड की ओर देखता है। वो आज अकेला इस कमरे में नहीं है और ना ही इस बेड पर वो अकेला होगा। लानवांग जी लानवांग जी की आंखें बंद है। वुशान बेड के पास आ जाता है और लानवांग जी के साइड में लेट जाता है। वो एक बार लांजान को देखता है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। सुबह लानवांग जी की नींद हमेशा की तरह अपने ही टाइम पर खुलती है, 5 बजे। वो उठकर बात लेने के बाद अपने कामों में लग जाता है। हाँ, आज उसके काम कुछ अलग होंगे। उसे हमेशा की तरह विद्यार्थियों को ट्रेन करने नहीं जाना होगा। आज उसे अपने नए घर में जहाँ वो रहने वाला है उसके कामों को करना होगा। अपने हस्बैंड का ख्याल रखना होगा, उसके खाने का ध्यान रखना होगा, घर के कामों को करना होगा। 8 बजे तक लानवांग जी अपने सभी कामों को कर चुका था, लेकिन विभूषण है कि अभी तक जागा ही नहीं। लानवांग जी अपने कमरे में आकर देखता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड अभी भी चैन की नींद सो रहा है। क्या उसका हस्बैंड देर तक सोता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हर कोई लान क्लान के रूल के मुताबिक अपना काम नहीं कर सकता। लानवांग जी की नज़र बेड पर अपने अपने फॉरहेड रिबन पर जाती है। वो उसे उठाने को आगे बढ़ जाता है। वो वो बेड पर झुकता है अपने फॉरहेड रिबन को लेने के लिए, लेकिन वुशियान जो कि नींद में है, वो लांजान की वेस्ट को रैप कर उसे बेड पर लेटा देता है और अपना सर पिलो समझकर लांजान के चेस्ट में रख लेता है। उसने अपने हाथ पैरों से लांजान को पूरी तरह जकड़ लिया था। लांजान इससे बिल्कुल थम चुका था। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था और ना ही हिलना चाह रहा था, क्योंकि उसके ज़रा सी भी हलचल से वुशियान की नींद टूट जाती। लांजान वुशियान के बेबी फेस को देखता है जो जो वो सोते हुए बनाया है। लांजान की धड़कनें तेज हो जाती है जब वो इतने करीब अपने चेस्ट पर वुशियान को लेटे देखता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो उससे अलग नहीं कर पा रहा। शायद वो करना ही नहीं चाहता। वो ऐसे ही उसे देखता रहता है। करीब 9 बजे वुशियान की नींद टूटने लगती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र वाइट क्लोथ्स में जाती है, लेकिन उसके उसके बेडशीट का रंग तो लाल है। फिर तभी वुशियान को कुछ महसूस होता है। उसे किसी की धड़कनें अपने कानों पर सुनाई दे रही थी। वो अब अपने सर को ऊपर करने लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है,
उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो झट से लांजान से अलग होता है क्योंकि वो आधा तो लांजान के ऊपर ही आ गया था। वो कहता है, राजकुमार आप वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं ये कैसे। लांजान बेड से उठकर कहता है, कोई बात नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। यह कहकर लांजान बेड से नीचे उतरकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। और वुशियान वो वही सब सोच रहा था। वो लांजान के ऊपर उसके चेस्ट में सोया था, लेकिन कब तक? और लांजान ने उसे उठने को क्यों नहीं कहा? और वो खुशबू, वो लांजान की खुशबू है। वुशियान उस जगह को देखता है जहाँ पर वो लांजान के ऊपर सोया हुआ था। वो याद आते ही वुशियान की धड़कन तेज हो जाती है। वो वहाँ से उठकर बाथ लेने चला जाता है। बात लेने के बाद बाहर आकर वुशियान देखता है कि लांजान ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा चुका है। वुशियान भी वहाँ आकर बैठ जाता है। दोनों ही शांति से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वुशियान को नहीं पता था कि लांजान उसके लिए स्पाइसी फूड भी बना सकता है, वो भी इतना टेस्टी। ब्रेकफास्ट के बाद वुशियान जंगल की ओर जाने लगता है क्योंकि वुशियान हंटिंग करके उन शिकार को मार्केट में बेचा करता था। वो फसलें भी उगाया करता था। वुशियान ने लांजान से कहा कि वो जंगल की ओर जा रहा है, वो शाम तक वापस आ जाएगा, तब तक वो अपना ध्यान रखे और घर से कहीं भी बाहर ना जाए। लान वांगजी उस वक्त वुशियान की बातों को नहीं टालता, वो उसकी बातों को मान लेता है। लेकिन वो आज दिन भर कोई काम ना होने की वजह से बोर हो जाता है, इसलिए वो बगीचों में कुछ काम करता है, फसलों को देखता है। शाम होते देख वो अपने काम को रोकता है और बात लेने चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा मिट्टी में काम करने की वजह से उसे बात लेने की ज़रूरत है। और अभी ऊशान भी आ जाएगा, फिर उसे फूड भी प्रिपेयर करना होगा। यही सोचकर लांजान घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऊशान कुछ सामान के साथ घर पर आ जाता है। वो लांजान को देखता है लेकिन लांजान उसे नज़र ही नहीं आता। वो सामान को किचन में रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो अपने कमरे के दरवाजे को ओपन करते हुए कहता है, लांजान तुम। लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। अपने सामने के सीन को देखकर उसके सामने लांजान था जिसकी अपर बॉडी पर क्लोथ्स नहीं थे। लांजान जल्दी से अपनी जगह से पलट जाता है। ये देखकर उशान उशान कहता है, मुझे माफ़ करना लांजान, मुझे पता नहीं था कि तुम यह कहकर उशान दरवाजे को वापस से बंद कर देता है और दरवाजे के बाहर बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ा हो जाता है। अभी उसने लांजान को किस हालत में देखा। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है लांजान को उस तरह याद करते हुए। वो थोड़ी देर घर के बाहर चला जाता है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकता था। और यहाँ लांजान उशान के जाने के बाद पलटकर दरवाजे की ओर देखता है जो कि बंद है। उसके ईयर और फेस पूरी तरह रेड है। वो जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और कमरे के बाहर आ जाता है जहाँ पर उशान नहीं है। वो किचन की ओर देखता है जहाँ पर खाने का सामान है जो शायद उशान लेके आया होगा। लांजान अब जल्दी जल्दी फूड बनाने लगता है। उशान जब वापस थोड़ी देर बाद वापस आता है तो वो लांजान को खाना सर्व करते हुए देखता है। लांजान की नज़र भी उशान पर जाती है। वो तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वो कहता है, खाना तैयार है।" उशान कहता है, "हाँ, वो मैं बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ।" यह कहकर उशान रूम के अंदर चला जाता है। लांजान को देखकर उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। उसे आज आज लांजान को इस तरह देखकर एक अलग ही फीलिंग आई थी जिसे वो खुद ही नहीं समझ पा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अपनी नज़रों को चुरा रहे थे। डिनर के बाद दोनों ही साथ में सो जाते हैं। दूसरे दिन सब कुछ सेम होता है लेकिन लांजान आज वुशान से कहता है कि वो भी उसके साथ शिकार पर चलना चाहता है। घर पर कोई काम नहीं होता तो वो उसकी मदद भी कर देगा, जिसके लिए वुशान लांजान को मना नहीं करता। वो लांजान को अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा था। वो दोनों रोज़ जंगल जाते और जो भी शिकार उन्हें मिलता वो उसे मार्केट में सेल करके वापस घर को आ जाते। इस बीच वुशान लांजान को नई नई जगह दिखाया करता, हीलिंग की सैर कराया करता, खाने की नई नई चीज़ें उसे दिलाता, वो भी लांजान के कहे बिना। लांजान जिसने कभी भी मीठा नहीं खाया था, बहुत ही कम खाया था, अब वुशान के उसके लिए खरीदे गए स्वीट्स को बहुत ही शौक से खाता। वुशान लांजान के लिए तरह तरह की एसेसरीज़ खरीदा करता जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लगती। लांजान को कभी भी गिफ्ट्स और इन ज्वेलरीज़ का शौक नहीं था लेकिन ऊशान के लाए एक-एक तोहफ़े और एक्सेसरीज़ को वो सँभाल कर रखता और उन्हें पहना भी करता। लांज़ान ने कभी भी ऐशो-आराम की ज़िंदगी नहीं चाही थी।
जो कि उसे किसी बड़े सेट में शादी करने से मिलती, बल्कि उसने तो एक शांति भरी ज़िंदगी को चाहा था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो। वो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सके, जो उसे ऊशान के साथ रहकर जीने को मिल रही है। लेकिन ऊशान, वो उसे हमेशा स्पेशल ट्रीट कराता है, कभी भी उसके लिए नए-नए कपड़े ले आना, उसकी किसी भी ज़रूरतों में कोई भी कमी नहीं करना। लेकिन लांसान को ये सब अब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसे ऊशान का उसे पैम्पर करना अच्छा लगने लगा था। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसकी खुशी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि ऊशान उसके दिल में अपनी जगह बनाने लगा है। ऊशान के किए गए छोटे-छोटे एक्ट उस पर बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं, और ऊशान की हालत भी कुछ अलग नहीं है। लांसान तो उसके दिल में बहुत पहले ही बस गया है। दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं, लेकिन कहता कोई भी नहीं। 1 महीना हो गया उन्हें साथ रहते। ऊशान और लांसान आज भी जंगल के रास्ते से अपने काम को करके घर लौट रहे थे, लेकिन अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। ऊशान लांसान के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे आ जाता है, ताकि लांसान बारिश में ना भीगे। ऊशान देखता है कि पानी की बौछार लांसान तक आ रही है, इसलिए वो लांसान के सामने आकर उसे कवर कर लेता है। लांसान और ऊशान एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थे। ऊशान की सांसें लांसान को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। ऊशान का ध्यान तो पानी की बूंद लांसान तक ना पहुँचे उस पर था, लेकिन लांसान का पूरा ध्यान ऊशान पर था। लांसान को ऊशान का भीगा हुआ चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, और वो उससे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। जब ऊशान की नज़र लांसान पर पड़ती है, तो वो भी रुक जाता है, लांसान को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर। न जाने कैसे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे थे, और देखते ही देखते दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। दोनों ही इससे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ऊशान के हाथ धीरे धीरे लांसान के वेस्ट तक पहुंचकर उसे अपने करीब करने लगे थे, और लांसान के हाथ ऊशान के शोल्डर पर आ गए थे। दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस कर रहे थे। अचानक तेज बिजली की आवाज़ से लांसान के हाथ ऊशान के शोल्डर पर टाइट हो जाते हैं। ऊशान इससे लांसान को और भी अपने करीब करके सिक्योरली अपनी बाहों में भर लेता है। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करने में गुम रहते हैं। तब तक बारिश भी कम होने लगी थी। ऊशान और लांसान अब एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। लांसान शर्माकर अपना सर ऊशान के चेस्ट में रख लेता है। ऊशान एक स्माइल करता है और लांसान को अपनी गोद में उठाता है, और वो उसे लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। लांसान ने अपने फेस को ऊशान के नेक में छिपा लिया था। घर पहुंचकर ऊशान लांसान को लेकर उनके रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम के अंदर आकर ऊशान अपने एक पैर से दरवाजे को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरे रूम के अंदर उन दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखरे हुए हैं, और बेड पर एक दूसरे को प्यार करने में खोए अल्फ़ा ओमेगा की तेज़-तेज़ सांसें और मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ आ रही है। ऊशान के हाथ लांसान की नेकेड बॉडी के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज दोनों ने ही अपना प्यार एक दूसरे को शो किया, और अपने प्यार का इज़हार भी किया। सॉरी, मैं इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, इसको यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि इसका सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग ऐसा होगा कि आगे चल के ऊशान और लांसान के 2 बेबीज़ होंगे। एक युआन होगा, और उसके बाद सिजुई होगा। दोनों, युआन बड़ा होगा, सिजुई छोटा होगा। जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, जो बड़ा बच्चा जो कहानी सुना रहा था, वो युआन है, और जो छोटा बच्चा जो उसकी लैप में सर रखकर कहानी सुन रहा था, वो सिजुई है। तो होता ऐसा है कि कुछ ऐसा होगा कि ऊशान और लांसान को अपने बेबीज़ को सेव करने के लिए ऊशान और लांसान उन दोनों को, युआन और सिजुई को, अपने घोड़े पर बैठाकर लान क्लान भेज देते हैं। और जब लान कुराइन और लान शिजन को पता चलता है कि कुछ हुआ है, तो जब वापस आकर वो हीलिंग में देखते हैं, तो वहाँ पर लांसान और ऊशान उन्हें नहीं मिलते हैं। और जब अब युआन की स्टोरी ख़त्म होती है सिजुई को सुनाकर, तो उसका जो सेकंड सीज़न आने वाला था, उस पर युआन और सिजुई निकलते हैं अपने माँ बाबा की खोज में। तो बस यही सब होने वाला था, लेकिन अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं बना पा रही हूँ स्टोरी यार, इसलिए मैं इसको अभी यहीं रोक रही हूँ। अगर मेरा मूड हुआ, आगे जाकर मैं ठीक रही, तो मैं ज़रूर इसको कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। पर स्टोरी लाइन मैंने बता दिया है, तो इसके और पार्ट्स नहीं ला पाऊँगी यार मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सी प्रॉब्लम से घिरी पड़ी हूँ मैं। एक भी कुछ भी नहीं कर पा रही मैं अच्छे से, कुछ भी नहीं बना पा रही, आई एम सॉरी। और अभी किसी ने रिक्वेस्ट किया था, मुझे वो भी नहीं पता कि मैं उसका एफएफ ला पाऊँगी या नहीं 6 तारीख को। मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही अभी। बस मुसीबत से घिरी हूँ मैं फ़िलहाल।
और मैं उस मुसीबत से बाहर निकलूँ तो मैं अपना दिमाग लगाऊँ। आई एम सॉरी, इसको यहीं रोकना पड़ेगा, इस स्टोरी को भी, वो भी अधूरी। आप समझ सकते हैं, आई होप आप समझेंगे मुझे। ओके, तो यहीं पर रोकती हूँ। बाय बाय। पता नहीं मैं कब मिलने वाली हूँ। ओके, बाय।